प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है पाली भाषा और उसका साहित्य। विद्यार्थियों, आप ये तो जानते हैं कि हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत है। संस्कृत के दो रूप देखने को मिलते हैं, वैदिक संस्कृत और दूसरी लौकिक संस्कृत। प्रिय विद्यार्थियों, यह संस्कृत ही हमारे वेदों, उपनिषदों और प्राचीन साहित्य की मूल भाषा थी। इसी संस्कृत के साथ साथ सामान्य जन में एक लोक भाषा का चलन था। विद्यार्थियों, वैदिक भाषा के साथ साथ ये जो एक अलग लोक भाषा या विभाषा थी, यही भाषा इस पाली भाषा का मूल आधार है। विद्यार्थियों, आगे हम इस पाली शब्द की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। विद्यार्थियों, इस पाली शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इस शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यूरोपीय विद्वानों ने इसकी व्युत्पत्ति प्रली शब्द से मानी है। उनके अनुसार प्रली का शाब्दिक अर्थ है पुस्तक के प्रश्नों की पंक्ति। बाद में इसका अर्थ बदला और इससे पुस्तक की शिक्षाओं का बोध होने लगा। तत्पश्चात पाली शब्द एक भाषा के रूप में प्रयुक्त होने लगा। यह एक धारणा। एक अन्य बौद्ध विद्वान कौसाम्बी ने इसका संबंध संस्कृत के पाल शब्द से जोड़ा है। उनके अनुसार पहले इसका अर्थ इस रूप में लिया गया, वह रूप है कि वह पुस्तक या साहित्य जिसमें बुद्ध की शिक्षाएं सुरक्षित रखी गई। ये वो इसका अर्थ बताते हैं। और आगे चलें तो कई विद्वान पाली शब्द का संबंध प्रकट शब्द से जोड़ते हैं। प्रकट शब्द का अर्थ है जन सामान्य की स्पष्ट भाषा। इन विचारों से स्पष्ट है कि पाली शब्द का प्रयोग मूलतः किसी भाषा के लिए न होकर बुद्ध वचन या त्रिपिटक के मूल पाठ के लिए हुआ तथा कालांतर में यह शब्द एक भाषा विशेष के अर्थ में रूढ़ हो गया। महात्मा बुद्ध ने जन कल्याण के लिए अपने उपदेशों और शिक्षाओं के लिए जन सामान्य का जिस भाषा को प्रयोग में लाया, वह बाद में पाली कहलाई। यह तो हुआ पाली शब्द को लेकर। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इस पाली भाषा के समय और इसके प्रचार प्रसार के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने कहा कि वैदिक भाषा के साथ साथ एक ऐसी विभाषा थी जो कि पाली भाषा का मूल आधार है। पाली को वैदिक भाषा का सीधा विकास नहीं माना जा सकता। ऐसा नहीं है कि वैदिक संस्कृत जो है उसी का विकास पाली भाषा में हुआ, ये संभव नहीं है, क्योंकि वैदिक भाषा और पाली भाषा की ध्वनियों और रूप विधान में बहुत बड़ा अंतर है। अनुमानतः पाली भाषा बोलचाल की उस भाषा से विकसित हुई जो वैदिक काल की अनेक विभाषाओं के साथ साथ किसी प्रदेश में प्रचलित थी। मतलब इधर संस्कृत थी और जन सामान्य में एक लोक भाषा चल रही थी। पाली का मूल क्षेत्र कहाँ था और इसकी मूल भाषा कौन सी थी, इस विषय में भारतीय और पश्चिम के विद्वानों में एक राय नहीं है। बौद्ध धर्माश्रयी भारतीय विद्वानों के अनुसार मागधी भाषा ही पाली का मूल आधार है, किंतु यह मत भी ठीक ठीक जचता नहीं है।
इन दोनों के तुलनात्मक व्याकरणिक अध्ययन से यह स्पष्ट है कि इनमें साम्य की अपेक्षा वैषम्य अधिक है। इस प्रकार अनुमान के आधार पर कई विद्वानों ने इसे मागधी का एक रूप माना, किसी ने पाली को उज्जैनी की विभाषा कहा, तो किसी ने इसे कलिंग देश की भाषा कहा। विद्यार्थियों, पाली का समूचा साहित्य एक सी भाषा शैली में प्रणीत नहीं हुआ। मतलब एक सी भाषा, पाली भाषा एक सी भाषा नहीं है जिसका जो साहित्य मिलता है वो समान रूप नहीं, उसमें क्रमशः विकास की 4 अवस्थाओं का पता चलता है। पहली, पाली के गाथा साहित्य में उसका प्राचीनतम रूप है। गाथाओं के साथ संलग्न गद्य बाद का है। दूसरा, पाली के सैद्धांतिक गद्य भाग की भाषा गाथा भाग की भाषा से थोड़ी बहुत भिन्न और बाद की है। तीसरा, पाली साहित्य की टीकाओं में भाषा का रूप एक अन्य प्रकार से विकास को दर्शाता है। इसी प्रकार चौथा, अट्ठ कथाओं मतलब टीकाओं के परवर्ती पाली काव्यों में कृत्रिम साहित्यिक शैली के दर्शन होते हैं, जिस पर संस्कृत के अलंकृति मार्ग और कृत्रिम साहित्यिक शैली का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हम आगे चलें तो पाली भाषा मध्यकालीन आर्य भाषाओं मतलब प्राकृतों, संस्कृत के बाद प्राकृत भाषा, और प्राकृत का पहला रूप पाली प्राकृत और फिर प्राकृत, उसके आगे हम देखेंगे अपभ्रंश, जिसका समय है लगभग इन प्राकृत जो मध्यकालीन आर्य भाषाओं की हम बात कर रहे हैं, इनका समय है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के सम्मिश्रण का परिणाम है। विद्यार्थियों, जिस प्रकार जैन आगमों की भाषा अर्धमागधी को आर्य भाषा के नाम से जाना गया, उसी प्रकार बौद्ध त्रिपिटक की भाषा को पाली नाम दिया गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बौद्धों के आगमन से या बौद्धों के साहित्य से ही हमें पाली का स्वरूप देखने को मिलता है। इसे मोटे रूप में ईसा पूर्व 600 से पहली ईस्वी तक के साहित्य को पाली प्राकृत साहित्य के रूप से देखा गया और पहली ईस्वी से 600 ईस्वी तक के समय को प्राकृत। तो कुल मिलाकर के 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी मतलब 1000 साल का जो समय है, यह है प्राकृत भाषा का समय है, और इसमें भी पाली प्राकृत का समय 600 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी तक। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम पाली भाषा के साहित्य पर थोड़ी चर्चा करेंगे। मोटे तौर पर पाली साहित्य को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला त्रिपिटक और दूसरा अनुपिटक। इनमें त्रिपिटक बौद्ध धर्म का सिद्धांत परक साहित्य है, जबकि अनुपिटक सिद्धांतों के बाद का सिद्धांतेतर कहा जाता है वह साहित्य है। इसे अनुपाली साहित्य भी कहा जाता है। त्रिपिटक के अंतर्गत मुख्य रूप से सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं। सुत्त पिटक और विनय पिटक में बुद्ध के उपदेशों और शिक्षाओं का संग्रह राजगृह में बुद्ध के निर्वाण के पश्चात लगभग 485 ईसा पूर्व में आयोजित प्रथम संगति के अवसर पर किया गया। इसी प्रकार दूसरी संगति इसके लगभग 100 साल बाद वैशाली में हुई, और तीसरी संगति देवान प्रिय अशोक के काल में पाटलिपुत्र में हुई।
विद्यार्थियों, सत्तुपिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और साहित्यिक दृष्टि से पर्याप्त महत्वपूर्ण है। इसमें 5 निकायों दीर्घ निकाय, मंझिम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय का समावेश है। विद्यार्थियों, हिंदू धर्म में श्रीमद् भगवद गीता के समान बौद्ध साहित्य में धम्म पद का दार्शनिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। थेर गाथा और थेरी गाथा में भिक्षु और भिक्षुणियों के प्रशंसात्मक कार्यों का छंदों के रूप में उल्लेख मिलता है, मतलब छंदबद्ध रचना मिलती है। और इनका रचना काल 500 के लगभग माना जाता है। इन कविताओं के अतिरिक्त दी गई अन्य कथाओं को प्राय विद्वानों ने प्रामाणिक नहीं माना है। ये सब पाली भाषाओं की रचनाएं हैं। थेर गाथाओं में जहाँ अंतर जगत की अनुभूतियों का प्राधान्य है, वहीं थेरी गाथाओं में भिक्षुणियों की वैयक्तिक धरलता का प्रधानता है। जातक में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की अनेक कथाओं का संग्रह पौराणिक शैली में किया गया है। जो संस्कृत साहित्य में पौराणिक शैली मिलती है, पुराणों की शैली मिलती है, उसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का उल्लेख किया गया। इन कथाओं में गौतम बुद्ध नायक, प्रतिनायक तथा दर्शक आदि की अनेक भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। इन जातकों की संख्या 550 के लगभग कही गई है और इनमें सामान्यतः बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि सभी जातकों में विशद प्रेम कथाओं, रीति, नीति और भक्ति आदि का वर्णन है। प्रिय विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण साहित्य है बौद्ध धर्म का, जो पाली भाषा में रचित है। भारतीय साहित्य में इन जातक कथाओं का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक सभी दृष्टियों से बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इनसे महात्मा बुद्ध के समकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दशाओं की स्पष्ट जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त इनसे उस समय के भारत की मूर्ति कला, चित्रकला तथा स्थापत्य कला को समझने में भी बहुत सहायता मिलती है। जातकों के अतिरिक्त अवदान ग्रंथों में बौद्ध भिक्षुओं के पूर्व जन्म की कथाएं भी दी हुई हैं। इसी प्रकार विद्यार्थियों, विनय पटक में बौद्ध संघ के अनुशासन संबंधी नियमों का विस्तार के साथ उल्लेख मिलता है कि क्या नियम होने चाहिए, उनके उल्लंघन का क्या दंड है, बहिष्कृत कैसे किया जाता है उन्हें संघ से। ये सारी बातें जो उनके अनुशासन से संबंधित थी, उनका सभी का उल्लेख विनय पिटक में मिलता है। इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण और अनुपिटक अथवा अनुपाली, जिनने 2 नाम दिए से, इस साहित्य में नाना टीकाएं अर्थात 8 कथाएं आती है। धर्म तत्व की मीमांसा के लिए ये टीकाएं प्राय सिंहल द्वीप में लिखी गई और इसका भी बहुत व्यापक साहित्य देखने को मिलता है। विद्यार्थियों, ये तो बौद्ध धर्म से संबंधित और उनके उपदेशों, उनके सिद्धांतों से संबंधित साहित्य है। इसके अतिरिक्त भी पाली भाषा में धार्मिक और साहित्यिक रचनाओं के अलावा व्याकरण, कोश, अलंकार शास्त्र तथा छंद शास्त्र आदि पर भी रचनाएं देखने को मिलती है। कहने का मतलब कि सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं,
इसके अलावा व्याकरण, अलंकार, छंदशास्त्र, इन विषयों पर भी बहुत सा साहित्य देखने को मिलता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये पाली भाषा का संक्षिप्त परिचय आज मैंने आपके सामने रखा। बहुत गौर करने की बात है कि संस्कृत के साथ साथ लोक भाषा जो चल रही थी वह बाद में पाली भाषा का रूप धारण करती है। संस्कृत के बाद संस्कृत भाषा जब साहित्यिक भाषा हो गई तो आम लोगों के बीच में जिस भाषा का विकास हुआ वह प्राकृत थी और उसे पाली प्राकृत कहा गया। तो संस्कृत के बाद जो भाषा की कड़ी हमें मिलती है वह है पाली भाषा, और इस पाली भाषा के बाद प्राकृत, जिसे हम पहले प्राकृत, पाली प्राकृत और बाद में प्राकृत, और लगभग 500 ईस्वी के बाद 500 या 600 अपभ्रंश साहित्य, और उसी अपभ्रंश से 1050 जो हमारा आदिकाल का समय माना गया है, वही समय लगभग हिंदी भाषा के उद्भव का समय है। इसलिए हमें समझना पड़ेगा, पहले संस्कृत, फिर प्राकृत, और प्राकृत में भी पाली प्राकृत, फिर प्राकृत, और उससे अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद हिंदी का विकास हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, पाली भाषा के संदर्भ में आज इतनी ही चर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद।